Hello everyone, I am Palak welcoming you to Enjoy Learning with Palak। तो आज इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स कराऊंगी। और वैसे ये चैप्टर मैंने अपने चैनल पे पूरा डिटेल्ड वे में पूरा समझाया है, तो अगर आपको पूरा डिटेल में देखना है तो आप उसको देख सकते हो। पर ये जो वीडियो है ये मैं एज अ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बना रही हूँ। तो अगर आपका जैसे एग्जाम है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरे चैप्टर की एकदम शॉर्ट में समरी दूंगी और हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें मैं कवर करूंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक भी कर देना। तो अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब कार्बन ऐसा क्या है कि मतलब हम लोग इसके ऊपर एक चैप्टर पूरा पढ़ रहे हैं। इसमें ऐसी क्या चीज होगी, आप सबको लगता ही होगा कि ऐसा क्यों हम लोग पूरा इस पे एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो कार्बन के अगर मैं आपको बताऊं तो कार्बन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और अगर एलिमेंट में मैं बोलूं तो वो एक नॉन मेटल है। और कार्बन जो है वो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अपने एलिमेंटल फॉर्म में भी और एक कंबाइंड फॉर्म में भी। एलिमेंटल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो वो अपने एलोट्रोप की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और उसके एलोट्रोप क्या है ये देखिए, एक ये ग्रेफाइट और एक ये डायमंड। तो ये अपने एलिमेंटल फॉर्म में तो ऐसे एग्जिस्ट करता है। और कंबाइंड फॉर्म में अगर मैं बताऊं तो कंबाइंड फॉर्म में वो CO2 के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में, ऐसी बहुत सारी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। फिर अगर हम लोग देखें तो कार्बन, जो हमारी बॉडी में कार्बन के जो अमाउंट है वो 18% है। मतलब कि हमारी जो बॉडी है वो 18% कार्बन से बनी हुई है। तो ये आप लोग मत सोचना कि सिर्फ हम लोग जब एक्सहेल करते हैं तभी कार्बन ही हमारी बॉडी से निकलता है। हमारी जब बॉडी पूरी हमारी ऑलमोस्ट 18% कार्बन से बनी हुई है। फिर उसके बाद जो बहुत सारे यूजफुल कंपाउंड्स हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स और हाइड्रोकार्बन्स, ये सारी चीजें कार्बन की बनी होती हैं। तो फिर अब कार्बन अकर कैसे करता है, तो वो मैंने जैसे बताया आपको कि फ्री स्टेट में वो डायमंड और ग्रेफाइट की फॉर्म में अकर करेगा, और वो कंबाइंड स्टेट में वो हाइड्रोकार्बन, कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद फिर अब नेचर में इसकी एबंडेंस कितनी है, वो कितनी अमाउंट में ये कार्बन प्रेजेंट है अर्थ में। तो अगर अर्थ की क्रस्ट के बारे में मैं बात करूं तो वो 0.02% प्रेजेंट है। तो आप लोग देख सकते हो कि इसकी अमाउंट इतना कम है, पर ये तब भी इतना यूजफुल है कि बहुत सारी चीजें इससे बनती हैं। फिर अब ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अर्थ क्रस्ट में, तो अर्थ की क्रस्ट में ये कोल की फॉर्म में, पेट्रोलियम की फॉर्म में, कार्बोनेट की फॉर्म में और हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिर अगर मैं आपको एटमॉस्फेयर की बात बताऊं कि एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट है और किस फॉर्म में है, तो एटमॉस्फेयर में ये 0.03% होता है इसका अमाउंट। और ये फॉर्म अगर मैं बताऊं किस फॉर्म में है तो वो CO2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ऐसे आपको एक फ्लो चार्ट टाइप का बताया है ताकि आपको विजुअलाइज करके आप समझ सको कि कार्बन किस किस चीजों में प्रेजेंट है। तो हमारी बॉडी में मैंने आपको बताया कि 18 to 19% कार्बन है। फिर वुड में, रबर में, फूड में, सेलुलोज, कॉटन, मैक्सिमम आप हर कोई भी चीज उठाओगे ना उसके अंदर कार्बन होगा। अब टेस्ट कैसे करें कार्बन का, कि ऐसे कैसे हम बोल सकते हैं कि किसी भी चीज को उठाएंगे उसके अंदर कार्बन होगा। क्योंकि अब आपको कैसे पता कि मेरे हाथ में पेन है, अब पेन में कार्बन है या नहीं, अगर आपको टेस्ट करना है तो अगर आप उसको बर्न करोगे ना तो कार्बन एयर से कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और हमें कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट तो हमने पढ़ा ही था चैप्टर 1 में। वो होता है कि अगर उसको लाइम वाटर में हम पास करेंगे तो वो मिल्की हो जाता है। तो अगर आप चाहो तो टेस्ट कर सकते हो, पर ये बहुत हार्मफुल होगा, तो जला वला मत लेना आप लोग अपने आप को। उसके बाद फिर कार्बन कैसे बॉन्ड्स बनाता है, तो चैप्टर 3 में तो हमने मेटल नॉन मेटल में ये पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड्स के बारे में हमने पढ़ा
कि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं। तो अब ये कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो कार्बन को अगर मैं देखूं तो कार्बन की ये जो है 12.0107 यू ये होता है इसका एटॉमिक मास, और ये जो 6 होता है ये होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो 6 का मतलब इसके अंदर 6 प्रोटॉन है। तो अब 6 प्रोटॉन और 6 ही न्यूट्रॉन भी होते हैं कार्बन के अंदर। तो ये अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो ये होता है, जैसे कि इसके सबसे अंदर वाली शेल जो के शेल होती है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर उसके बाद इसकी सबसे बाहर आउटर मोस्ट शेल जो है इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब कार्बन को होना होता है स्टेबल। कार्बन के अगर किसी भी एटम को आप लो तो सबको स्टेबल, किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होना होता है। तो उसके लिए वो या तो अपनी सबसे ये वाली के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कर ले, मतलब अपना डुप्लेट कंप्लीट कर ले, या फिर अपने सबसे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो अब कार्बन या तो 4 गेन कर लेगा ताकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, या 4 लूज कर लेगा ताकि अपना डुप्लेट कंप्लीट कर ले। उसके बाद फिर कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने आपको दिखाया कि कार्बन के अंदर आउटर मोस्ट शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर बट इट नीदर लूजेस देम नॉर गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि वो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाता है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाता है। अब ये गेन और लूज क्यों नहीं कर पाता, तो पहले ये कार्बन लूज क्यों नहीं कर पाता, उसका रीजन क्या है। तो उसका अगर मैं रीजन आपको बताऊं तो अगर किसी भी एटम को लूज करने के लिए कोई कितना भी इलेक्ट्रॉन, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है तो उसके अंदर बहुत एनर्जी चाहिए होती है। और उसके बाद अगर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने को पड़े तो फिर उसको तो और ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो और उसके बाद फिर जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं। अब ये 6 प्रोटॉन सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को वो होल्ड करे रहेंगे और एनर्जी भी लगेगी, तो वो लूज तो कर नहीं सकता। तो अब आप लोग बोलोगे कि अगर वो लूज नहीं कर रहा तो गेन तो कर सकता है ना, पर वो कार्बन गेन भी नहीं कर सकता। अब गेन क्यों नहीं कर सकता, उसको गेन करने में क्या प्रॉब्लम है। तो गेन करने में ये प्रॉब्लम होगी कि अगर वो गेन करके C4- एनायन बना ले तो उसमें ये प्रॉब्लम है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन है हमारे, और हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब टोटल इसके पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसके बाद अगर मैं इसके अंदर मान लीजिए जैसे एक यहाँ पे ऐड हुआ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर और ऐड हो गए। तो अब इसके टोटल इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो न्यूक्लियस के अंदर तो है सिर्फ 6 प्रोटॉन्स। अब वो 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से इसमें ये गेन भी नहीं कर पाता। तो जब ना कार्बन लूज कर पा रहा है ना गेन कर पा रहा है तो वो करेगा क्या, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में तो अभी मैंने अपने वीडियो में बताया, अगर आपको देखना होगा तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप वहां से भी चेक कर सकते हो। पर मैं आपको एक ब्रीफ इसके अंदर डिफरेंस बता देती हूँ आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में। तो आयनिक बॉन्ड तो आपने पढ़ा होगा चैप्टर 3 मेटल्स और नॉन मेटल्स में। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड हमने देखा था NaCl का और MgCl2 का, बहुत सारे हमने आयनिक बॉन्ड्स देखे थे। तो उसमें आयनिक बॉन्ड बनते कैसे हैं, तो पहला डिफरेंस तो इन दोनों का यही है कि आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, बल्कि कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो शेयरिंग से बनते हैं। और जो अगर आयनिक बॉन्ड का सेकंड दोनों में डिफरेंस में बताऊं तो आयनिक बॉन्ड हमें पता है कि एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनता है, कि एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और एक इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। पर जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो दो नॉन मेटल के बीच में बनते हैं, जैसे कार्बन है एक नॉन मेटल है और कार्बन ही बहुत सारे बॉन्ड बनाता है। उसके बाद फिर तीसरा इसमें थर्ड डिफरेंस है कि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक बॉन्ड में का जो
मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। वो इस वजह से हाई होता है क्योंकि उनके जैसे दो, एक आपको पता है कि ऑपोजिट अगर चार्जेस हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। तो एक मेटल के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और नॉन मेटल के अंदर नेगेटिव होता है। तो वो जब दोनों एक साथ मिलके आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तो बहुत वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, बल्कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ऐसा नहीं होता। तो इस वजह से इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। फिर इसके अंदर फोर्थ डिफरेंस ये है कि आयनिक बॉन्ड अच्छे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो वो गुड कंडक्टर इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर आयंस प्रेजेंट है। अगर आप उनको पानी में डालोगे या कहीं वैसे में डालोगे, जैसे किसी लिक्विड में डालोगे, तो वो आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। कि हमें जैसे Na+ आयन मिल जाएगा, NaCl की बात करूं अगर मैं, तो हमें Na+ आयन मिल जाएगा और Cl- मिल जाएगा। पर कोवेलेंट बॉन्ड्स में ऐसा नहीं होता। कोवेलेंट बॉन्ड में इस वजह से कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और अगर मैं इन दोनों के एक एक एग्जांपल दूं तो NaCl जो हमने मेटल और नॉन मेटल में मैंने आपको बताया था, और कोवेलेंट बॉन्ड में अगर एक एग्जांपल दूं तो CH4 होता है मीथेन। और मीथेन को हम लोग एज हमारे नेचुरल गैसेस में वो उसका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। तो ये तो हो गए कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस। अब हमने कोवेलेंट बॉन्ड्स पढ़ लिया, तो अब उसके एग्जाम्पल्स भी थोड़े देखने पड़ेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है H2 मॉलिक्यूल का। H2 मॉलिक्यूल में हमारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है ये। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1। तो अब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये वाला एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, और इस वाले हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर ये लोग पूरा लूज कर लेंगे, तो हमने ये पढ़ा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज होता है या शेयरिंग होता है। तो अगर पूरा लूज कर लेंगे तो फिर ये किसी भी इलेक्ट्रॉन के मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये पार्ट नहीं ले पाएंगे। तो पूरा लूज तो वो करेंगे नहीं। फिर अब उन्हें एक गेन करना है। तो वो अब गेन कैसे करेंगे? या तो कोई एक मेटल इनको गेन करा दे, पर वो तो अगर मान लो पॉसिबल अभी नहीं है, तो वो शेयर कर लेगा कि एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम से अपने शेयरिंग कर लेगा। तो शेयरिंग ऐसे करता है कि पार्शियली ओवरलैप हो जाता है। ये एक हाइड्रोजन है, ये इसका एटम है, एक ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये इसका इलेक्ट्रॉन। तो अब ये दोनों पार्शियली ओवरलैप कर लेंगे। फिर उसके बाद नाइट्रोजन नाइट्रोजन भी डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाता है। और अगर ये डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाता है और इसके अंदर इसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 7, मतलब कि 7 होता है। तो अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो होता है 2,5। तो मतलब कि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके आसपास 5 इलेक्ट्रॉन्स हमने रिप्रेजेंट किया, तो अब नाइट्रोजन को भी स्टेबल होना है। तो स्टेबल होने के लिए दूसरे नाइट्रोजन से शेयरिंग कर लेगा। तो एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जितने इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए चाहिए होंगे, वो उतने ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। अब जैसे नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, और उसको 8 करने हैं। तो अगर हम 8 - 5 करें तो हमारे पास 3 आता है। तो इस वजह से वो 3 मॉलिक्यूल्स मतलब 3 अपने एटम को शेयर करेगा। तो ये वाला एक नाइट्रोजन, ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला एक नाइट्रोजन इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स, और वो इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके पेयर्स बना लेगा। तो अगर हम पेयर देखें तो हमारे पास 3 पेयर होते हैं नाइट्रोजन में, और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद ये हमारा एक एग्जाम्पल है CH4 का, जो मैंने आपको बताया कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल में। तो CH4 मीथेन होता है। अब मीथेन में भी हमारे पास क्या होता है कि एक कार्बन है और उसके पास 4 हाइड्रोजन है। तो अब ये एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करना है।
तो कार्बन का तो हमें पता है, उसकी आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। और हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको 1 की ज़रूरत होती है। तो ये लोग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हुए अपने ये ऐसे, अगर आप चाहो तो ये इसकी भी वीडियो मैंने पूरा डिटेल में बताते हुए, इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ये इसको भी चेक कर सकते हो। तो अब ये पूरा एकदम CH4 बनाएंगे, एक एक सिंगल सिंगल बॉन्ड है, मतलब बॉन्ड मतलब अगर हम बॉन्ड बोले मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें शेयरिंग हो रही है। तो ये देखो यहाँ पे एक कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इनकी शेयरिंग हुई। यहाँ पे भी कार्बन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन का। तो अगर हम लोग कार्बन के इसके बाद शेयरिंग के बाद इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो वो 8 हो जाएंगे। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और हर हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इस वाले हाइड्रोजन के भी 2, इसके भी 2, इस वाले हाइड्रोजन के भी 2 हो गए और इस वाले हाइड्रोजन के भी 2 हो गए। तो ऐसे CH4 का बॉन्ड बनता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड एक तरीके के तो होते नहीं है, बहुत सारे तरीके के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। एक होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हमने H2 में देखा है, Cl2 में देखा है, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन की वो लोग शेयरिंग करेंगे। मतलब कि ये देखो क्लोरीन है, अब क्लोरीन को उसका हमें पता है उसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्लोरीन को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब उसको जब एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो या तो कोई मेटल उसको फिर से उसको दे दे और ये गेन कर ले। पर अगर मान लो ये पॉसिबल ना हो तो वो दूसरे क्लोरीन के एटम से अपना ये शेयर करके स्टेबल हो जाएगा। और वैसे ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो इस वजह से वो डबल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि वो एक ऑक्सीजन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा और दूसरा भी 2 को करेगा, तो वो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और अगर हम पेयर में बात करेंगे तो 2 पेयर की हो गई, तो इस वजह से ये डबल बॉन्ड होता है। और अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन मैंने आपको पिछली स्लाइड में यही बताया था कि नाइट्रोजन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, और वो 3 इलेक्ट्रॉन्स की एक एटम नाइट्रोजन का शेयरिंग करता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो कि कैसे शेयरिंग होती है। और आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, अगर आप पॉसिबल होगा तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालना। ये सी पूरे जितना मैंने एक्सप्लेन किया उस पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाई डज कार्बन फॉर्म कंपाउंड्स मेनली बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो ये आप ऑप्शंस पढ़ना और इसका आंसर देना। और एक और होमवर्क क्वेश्चन है, वो है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन। ये भी मैंने आपको इसी वीडियो में बताया है। तो आप इनके अगर आपने अभी ध्यान से ना सुना हो तो पीछे स्किप करके एक बार उसको देख लेना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो then please like and share this video and subscribe to my channel. Thank you.